अर्जुन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे अमेरिका ईरान के बीच एक बार फिर से तल्खे की आहट दिखाई दे रही है, क्योंकि बंदर अब्बास जो बिल्कुल हॉर्मुज से लगता हुआ है, वहां पे एक बोट पे अटैक किया अमेरिका ने। उसके के लिए उन्होंने कहा भी कि हाँ, ये अटैक हमने किया है। उसकी वजह उन्होंने बताई कि आत्मसुरक्षा में किया है, क्योंकि वहां पे विस्फोटक बिछाए जाने की माइंस जो होती हैं वो लगाई जा रही थी। खैर, लेकिन बात यही नहीं है, उधर इजराइल लगातार लेबनान पे अटैक कर रहा है। तो दुनिया ये देख रही है कि क्या वाकई ट्रंप मूड में भी हैं कि नहीं है, क्योंकि एक दिन पहले वो स्टेटमेंट देते हैं अपने सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, और वो ये कहते हैं कि ईरान के साथ बहुत अच्छी डील होगी, लेकिन वो ये भी देते हैं कि या फिर युद्ध होगा। खैर, क्वाड की मीटिंग में भी ये मुद्दा रहा दिल्ली में, लेकिन कौन राहत देगा ये अभी कोई कह नहीं पा रहा। हर कोई चाहता तो है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुलना चाहिए। ईरान कह रहा है कि हम चले वहां से टोल तो नहीं वसूलेंगे, लेकिन पर्यावरण कर जरूर लेंगे। खैर चलिए, लेकिन बात लड़ाई रुकने की है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल एस कटेवा साहब हैं, हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी जुड़ी हुई हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर अजीत द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, जो विदेश मामलों के जानकार हैं। सभी का स्वागत है। कटेवा सर, क्या लगता है आपको, हम लंबी 28 फरवरी से, जब से ये जंग चल रही है तब से लगातार टच में है, हर फैक्टर को कोशिश भी की है, अभी क्या लगता है? क्योंकि पिछले अगर 10 दिन की बात करें तो बहुत ज्यादा उठापटक रही है। चाइना उसका केंद्र रहा, ट्रंप खुद भी गए वहां पे, पुतिन भी जाकर के और मिलके आए शी जिनपिंग से, पाकिस्तान का डेलीगेशन भी गया। तो ये तमाम चीजें चली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उधर क्वाड की बैठक में भी चर्चा जरूर हुई, लेकिन पहल कौन करेगा और कैसे हॉर्मुज स्ट्रेट खुलेगा, कैसे जंग रुकेगी, कि या फिर बस एक अस्थायी रूप से इसे सीज फायर का नाम तो दिया जा रहा है और फिर मनमर्जी सबकी चल रही है। तो ऐसे कुछ लगता है आपको कि सॉल्यूशन होगा? देखिए योगेंद्र जी, जैसे कि आपने बताया कि बड़ा फ्रेजाइल है ये सीज फायर जो जब से किया है, और काफी जबरदस्त इसका इम्पैक्ट, लड़ाई का इम्पैक्ट पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे तो आया ही आया है। अमेरिकन इकोनॉमी भी बहुत कमजोर हो गई है, और वो अभी उनकी इस इकोनॉमी की कमजोरी वहां की जो पब्लिक है वो फील करने लगी है। इसके साथ साथ एक बात और है कि जहां तक अमेरिका का प्रेस्टीज का सवाल है, वो इस तरह से कोई जल्दी में डील इस तरह से करना नहीं चाहेंगे कि जिससे लगे कि वो अपना पीछा छुड़ा करके और लड़ाई से एक तरह की हार से बचने के लिए इस तरह की डील उन्होंने जल्दी में की है। तो इन सबको देखते हुए दो जो डिस्प्यूट के पॉइंट्स रह गए हैं उनके, क्योंकि बाकी चीजों पे तो शायद सहमति बन सकती है, जिससे कि उनके ईरान की काफी सारे एसेट्स उन्होंने सीज कर रखे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, वो उसको रिलीज करने के लिए तैयार हैं, और बाकी फाइनेंशियल असिस्टेंस भी वो दे सकते हैं। परंतु एक उनका जो जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो जो उनके पास यूरेनियम है तकरीबन 400 साढ़े 400 केजी का, वो उसे लेना चाहते हैं कि या तो वो इन सिटू डिस्ट्रॉय करें या उसको पिकअप करके कहीं और ले जाएं। और ईरान ने ये स्टांस ले रखा है कि उसके बारे में बात अभी नहीं होगी, पहले सीज फायर होगा, उसके बाद हम उस पर बात करेंगे। हालांकि ईरान ने बार बार ये कहा कि हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम कोई न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए, परंतु ये बात भी सच है कि अगर जल्दी जल्दी में उनके पास 85% अनरिच्ड यूरेनियम डस्ट है, तो उसे क्रूड बॉम्ब बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मतलब प्रॉपर न्यूक्लियर बॉम्ब तो नहीं बना सकते, परंतु 2-3 अगर क्रूड बॉम्ब बनाने पड़े तो वो उसमें से बन सकते हैं, ऐसा भी लोग बोल रहे हैं। एक बात जो आज बता रहे हैं कि ऐसे लग रहा था, क्योंकि यहाँ भी जो उनके आए थे फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने भी बोला था कि डील ईरान और इनके बीच में काफी एडवांस स्टेज पे है, और इसे अभी जल्दी ही शायद इनकी इस बात के ऊपर सहमति हो जाएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है योगेंद्र जी, कि दोनों देश आपस में बात नहीं कर रहे, और कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो कॉमन जगह पे जाके बैठ सके। ईरान अगर अमेरिका कुछ बताता है, या पाकिस्तान के थ्रू या तुर्की के थ्रू, जहां पर उनकी एम्बेसी है उसके थ्रू, क्योंकि ईरान और यूएस के बीच में तो कोई डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूशन या डिप्लोमेटिक रिलेशन किसी तरह के नहीं है,
और जो एक दूसरे के खिलाफ जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है वो साफ दिखता है कि ऐसे लगता है कि अमेरिका भी टाइम बाई कर रहा है और अपनी जो वहाँ की उनकी जो शिप्स हैं जहाँ पे उनके बेसेस हैं उनके जो अम्युनिशन खत्म हो गया था उन्हें रिकूप कर रहा है, लॉजिस्टिकली रिकूप हो रहा है। और इसी तरह से अमेरिका को भी लगता है कि ईरान की जो मिसाइल्स बनाने की स्पीड है वो बढ़ रही है। कहीं उनके जो ऐसी जगह पे मिसाइल बना रहे थे अंडरग्राउंड जहाँ छुप करके वहां पे वो ज्यादा अभी बनाए जा रहे हैं और लॉन्च पैड वो इस तरह से बना रहे हैं कि उनके ऊपर डायरेक्ट उनका डिस्ट्रक्शन होना मुश्किल है जी। एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी करंट प्रॉब्लम आ रहा है जो चीजों को नॉर्मलाइज नहीं होने दे रहा है वो हॉर्मूज चैनल है। बार बार ईरान ये बोल रहा है कि हॉर्मूज की सॉवरेनिटी हमसे कोई नहीं ले सकता। वो कहने का मतलब है उनका कि यहाँ पे किसी और का दखलंदाज नहीं हो सकता। हम टोल नहीं लगाएंगे परंतु किसी तरह का एनवायरमेंट टैक्स या इस तरह की कोई जो टैक्स जो किसी भी फॉर्म में हम वो कहना चाहते हैं कि वो रेगुलेट करेंगे जो इंटरनेशनल सी ट्रेड था उसको रेगुलेट करेंगे। तो सर ये माना जा सकता है कि बात जहां से शुरू होती है वो वहीं दिखती है। ट्रंप अपने एक सोशल मीडिया के जरिए उसमें एक बार के लिए कुछ सनसनी जरूर पैदा करने की कोशिश करते हैं लेकिन अगले ही पल ये बात भी सही, हम कई बार इस बात को कह भी चुके हैं कि एक हॉनरेबल एग्जिट की तलाश में है कि वो मिले क्योंकि एक ईगो का सवाल है। अमेरिका के भी ये बात सही है कि उसने भी अमेरिका ने भी काफी तबाही यानी कि फाइनेंशियली बहुत ज्यादा आज भी अगर वहां पे अपना नेवी के गार्ड्स को लगा रखा है वहां ऑफिसर्स को लगा रखा है तो यूं तो है नहीं कि उनका खान पान कुछ भी नहीं होगा, समुद्र का पानी पी के काम चल जाता होगा। कितना खर्चा होता है, कितने वहां पे जहाज लगा रखे हैं और सबसे बड़ा प्रेशर जो है इस पूरे युद्ध का जो भी नतीजा होगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं मैं जो कभी आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। लेकिन अमेरिका के लिए भी एक बड़ी मुसीबत यह है कि और गल्फ कंट्रीज के लिए भी जो एक एग्रीमेंट इनका था कि चले आप स्पेस देंगे हम आपको सुरक्षा देंगे, लेकिन सुरक्षा में भी इन गल्फ कंट्रीज ने जो शांति बहाली और पीसफुल लाइफ के लिए जाने जाते हैं खासकर यूएई वगैरह वहां पे भी उनके एयरपोर्ट्स में तबाही, इनके जो बेसेस बने हैं उनमें तबाही, बड़ी बड़ी इमारतों में तबाही। तो ये बहुत कुछ उन्होंने देखा है। वहां के बड़े एम्प्लॉयर्स और जो एम्प्लॉयड हैं उन लोगों के बीच भी एक बड़ी अजीब सी बेचैनी है। जैसे लोगों से बात होती है, आर्टिकल्स आते हैं कि वो बेवजह उसमें फिसते नजर आ रहे हैं तो उनका भी एक भरोसा अमेरिका से टूट रहा है। तो अमेरिका को इस पे दोहरा नुकसान झेलना पड़ेगा। अभी तो चलिए वो मोनोपोली चला रहे हैं लेकिन एक लिमिट होगी और अगर ये स्थितियां नहीं सुधरती हैं तो कर्नल हिमांशु के पास में जाना चाहूंगा। मैम आपको लगता है कि चाइना में पिछले दिनों जो खिचड़ी पकी है और अभी बीच में कुछ था कि नेविगेशन में भी हायर टेक्नोलॉजी अब ईरान को चीन ने दी है, उधर ड्रोन्स और दूसरी चीजें सप्लाई करने के लिए पूरी तरह से रास्ते खोल दिए हैं रसिया ने ईरान के लिए। तो अब अगर कुछ होता है महायुद्ध तो होगा, ये बात तो सही है, लेकिन तबाही दोनों ओर से ही होगी और हर दर तो अमेरिका को भी और नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखिए ईरान के लिए तो अमेरिका मान के चलता है कि बिल्कुल तबाही है, बर्बाद, हमने नेवी को उनके बेसेस को खत्म कर दिया, एयरफोर्स को नष्ट कर दिया, डिफेंस में कुछ नहीं बचा। और उनके अपने जब लोग पूछते हैं कि जब सब कुछ तबाही हो चुकी है तो किससे लड़ रहे हो फिर तुम, तो यहाँ कुछ अलग मॉडल तैयार हो सकता है। इसी बीच अंदर अंदर देखिए चुप तो कोई नहीं बैठा होगा, अमेरिका नहीं है तो ईरान भी शांति से नहीं बैठा हुआ होगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। योगेश जी देखिए कितनी एक अगर आप कहते हैं कि वो देश तबाह हो गया है, ऑब्लिटरेटेड है, तो आप उसके यूरेनियम के लिए क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि आपने तो वो यूरेनियम 12 दिन के युद्ध में खत्म कर दिया था। देखिए इस समय जो स्थिति है, अभी आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ भी चाइना बैठे हुए हैं और कल डोनाल्ड ट्रंप ने एक और पेच फंसा दिया है कि अब्राहम अकॉर्ड पे भी साइन करना होगा। तो एक देख रहे हैं तो लेयर के बाद लेयर है। डोनाल्ड ट्रंप जो है गोल पोस्ट लेके भाग रहे हैं। पहले उन्होंने कहा था रिजीम चेंज करेंगे, हम यूरेनियम खत्म कर देंगे, मिसाइल ये खत्म कर देंगे। ठीक है, रिजीम चेंज ये कर नहीं पाए, यूरेनियम के लिए ये पागल हो रखे, इनके जहाज आए थे उसमें जहाज मार के गिरा दिए। नाउ द प्रॉब्लम इज कि डोनाल्ड ट्रंप अगर शांति चाहे भी तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि पिछले जो 41 दिन की जो यहाँ पर हमने सीज फायर देखी है उसमें भी लगातार दक्षिण लेबनान में इजराइल हमला करता रहा। और ये जो चीज आई है जिसमें वो कह रहे अब्राहम अकॉर्ड, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है इजराइल को कंटेन करने की कोशिश है, क्योंकि इजराइल को भी इस युद्ध से क्या मिला? आपका
आधे से ज्यादा देश, देखिए वहां से खबरें नहीं आ रही हैं बाहर, आपका लगभग आधे से ज्यादा देश जो है तबाह हो रखा है इस समय। आपके डेविड स्लिम, आपके गोल्डन डोम, आपका आयरन डोम, जो भी जितने डोम थे सारे तबाह बर्बाद हो गए हैं। लगातार आपको हिजबुल्लाह जमीन पे हिलने नहीं दे रहा है। एफबीपी ड्रोन्स के साथ में आपके जो हेलीकॉप्टर्स जाते हैं रेस्क्यू वगैरह के लिए, उस पे हमले हो रहे हैं। सो द सिचुएशन इज वेरी वेरी क्रिटिकल। अगर आप इजराइल को भी देखें, और यही मुझे लगता है कि इजराइल के लिए देखिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि नेतन्याहू के पास में एक तो मेजोरिटी नहीं है, दूसरी चीज आंतरिक विद्रोह बहुत ज्यादा हो रहा है उनके खिलाफ में, तीसरी चीज कि उनके ऊपर करप्शन तक के चार्जेस हैं। सो ही ऑल्सो वांट कि मैं किसी भी तरीके से सत्ता में जब तक चाहूं बना रहूं, और इसीलिए उनकी कोशिश है कि वो ईरान के मसले पे ना माने। और अगर देखिए कुछ देश उनको वैधता दे भी देते हैं, तो क्या ईरान उनको वैधता देगा? और इसके अलावा देखिए सऊदी जो है वो भले ही अब उसमें इस समय हज चल रहा है, लेकिन उन्होंने बंदर अब्बास पे हमला किया। और ये एक चीज है कि आप अब्राहमिक अक्रॉड की बात कर रहे हैं, लेकिन उसी समय आप ईरान में ड्रोन्स भेजते हैं और ईरान उनको अपनी मिसाइलों से मारता है, फिर आप सिक्योरिटी के नाम पे, सेल्फ डिफेंस के नाम पे हमला कर देते हैं। लेकिन ईरान जो है वो बहुत क्लियर है। देखिए उन्होंने क्या कहा है, जब आसिम मुनीर का एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वी आर वेरी क्लोज टू द डील, अमेरिका एंड ईरान आर वेरी क्लोज टू द डील। तो उसी का काउंटर देते हुए ईरान का एक ट्वीट आया था कि जब तक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पे बात नहीं होती है, कोई डील साइन नहीं होगी। यानी कि जब तक हमारे बीच में ट्रस्ट का अभाव है, हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे, हम एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पा रहे। देखिए यूरेनियम छोड़ दीजिए, लेकिन जब भरोसा ही कायम नहीं हो रहा है, वो टेबल पे आते हैं, आप उनपे हमले कर देते हैं। और इस समय देखिए मोज्तबा खामेनेई साहब जो हैं वो बिल्कुल अंडरग्राउंड है, किसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के आसपास नहीं है। क्यों? ईरान एक चीज समझता है कि जब भी उनका कोई भी शीर्ष नेता, चाहे वो IRGC का हो, चाहे मोज्तबा खामेनी हो, चाहे सिक्योरिटी काउंसिल का हो, वो अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के पास आ जाएंगे तो उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो इसलिए वो पुराने टाइम में चले गए जहां लिख के वो देते हैं, और इसीलिए टाइम लग रहा है। और सारे डिसीजंस इस तरह से अगर पास होते हैं कंट्री में तो डेफिनेटली टाइम लगता है। और अमेरिका का पेशेंस खत्म हो रहा है। अमेरिका, जैसा आप कह रहे थे कि देखिए जो उसके पास में भले ही वो इकोनॉमिक माइट है, चाहे लोगों के लिए महंगाई कितनी भी हो रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को तो पर्सनली बहुत फायदा हुआ है ना इनसाइडर ट्रेडिंग से। दूसरा जो ट्रुथ सोशल पे जो रोज सुबह शाम जो बयान देते हैं, तो वो तो इनकी अपनी मीडिया कंपनी है ट्रंप मीडिया, उसको तो रोज फायदा हो रहा है भाई, लोग देख रहे हैं उसको। सो TRP इज गोइंग हाई फॉर हिम। भले ही उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है वो नीचे जा रही है, लेकिन पर्सनली इनकी कंपनी को बहुत फायदा हो रहा है। उनको कोई भी देखिए अब जो 2-3 दिन पहले अविश्वास के लिए लाया गया था, जिसमें पूछा गया था कि भाई ये हमला करके मिला क्या, जब कांग्रेस में ही अपना लेके गए थे कि 60 दिन के बाद में इनको फिर से अप्रूवल चाहिए था, तो उसको वीटो करने की भी पावर इनके पास में है। सो चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं योगेंद्र जी, और इसीलिए मुझे लगता है कि इतने कम समय में शायद ना हम दर्शकों को समझा पाएंगे, ना ही उसके पूरे चीजों पे हम डिस्कशन कर पाएंगे। बट मुझे नहीं लगता है कि शांति वार्ता इतनी जल्दी हो पाएगी। जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि इसमें युद्ध के लिए बेचैन है केवल इजराइल। उसकी वजह साफ आपने बताया कि नेतन्याहू किसी भी कीमत पर सत्ता से बाहर नहीं निकलना चाहते, क्योंकि उनके यहाँ पे भी उनका विरोध है। और अगर वो सत्ता से बाहर होते हैं किसी तरह से भी, तो उनको इस बात का पता है कि वो इंटरनल इतने ज्यादा घिरेंगे, उनपे की चार्जेस जिस तरह के, उनपे केस भी चल सकता है, और जिस भी राष्ट्र की जो भी सजा देने का तरीका है वो उसके लिए एक अलग तरह का डर भी है। इस वजह से पूरे टाइम पे युद्ध एक अलग तरह की कला है, जिसमें एक आप सिंपैथी के साथ साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि ऐसा वक्त नहीं है कि जिसमें अब इन चीजों की चर्चा हो। वो एक इस तरह का मैसेज देने की कोशिश करते हैं। ईरान का साफ कहना है कि हम यूरेनियम नहीं देंगे, क्योंकि अगर ये देने के बाद में हमारे पास में बचता क्या है। उधर अमेरिका ये चाहता है कि कोई तो ऐसी चीज हो कि जिसके सहारे हम बाहर निकले। और अभी जो मैम जिक्र कर रही थी अब्राहम अकॉर्ड एग्रीमेंट 2020 में जो हुआ था, उसका मकसद ही यही था कि इजराइल और गल्फ कंट्रीज जो हैं उनके बीच एक दूसरे का एक रेस्पेक्ट होना चाहिए और दूसरे को मान्यता दें, उनमें किसी तरह का दखल नहीं हो और अपने संबंध बेहतरीन तरीके से निकालें। तो ट्रंप एक ही जो पासा फेंक रहे हैं, इससे बात सही कर रहे हैं मैम कि एक इजराइल पे एक अलग तरह का प्रेशर होगा, क्योंकि अमेरिका की मध्यस्थता में ये एग्रीमेंट हुआ था। तो चले मैं रुक करना चाहूंगा अजीत द्विवेदी जी का। सर आपको क्या लगता है कि कोई रास्ता दिखाई दे रहा है, या संबंधों में इसी तरह से खिचड़ी बनती रहेगी
क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति है कि किसी ने शायद ऐसा युद्ध देखा नहीं होगा पहला, जिसमें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, और रास्ते दिखाई दे रहे हैं तो सब अंधे हुए पड़े हैं। जी नमस्कार। मैं आपके जो आपने प्रश्न किया इसका एक कह सकते हैं कि सीधा सीधा अभी कोई जवाब नहीं है। जिस तरह की वैश्विक स्थिति दिख रही है, 8 अप्रैल के बाद युद्ध विराम लगातार चल ही रहा था, बातचीत चल रही थी, और आज एक न्यूज आता है कि अमेरिका के MQ-9 जो रीपर ड्रोन है उसको मार गिराया ईरान ने, और वो बोल रहा है कि हमारे वो क्षेत्र में आया इसलिए हमने मारा, और अमेरिका ने अभी बाकी जो स्ट्राइक किया उसको अपना डिफेंसिव स्ट्राइक बता रहा है। लेकिन इस सबके पीछे आप देखें तो कहीं ना कहीं जो सर ने बताया शुरू में, अमेरिकी जनता के साथ ही साथ वैश्विक जो दुनिया है उसका भी दबाव कहीं ना कहीं ट्रंप प्रशासन या ट्रंप अमेरिका के ऊपर है, जिसका दबाव ट्रंप झेल रहे हैं। क्योंकि उन्होंने युद्ध तो बड़बोलेपन में शुरू कर दिया, लेकिन अभी तक उनको कुछ हाथ लगा नहीं है। अमेरिका का 2.3 से 2.8 बिलियन डॉलर का अभी तक सैन्य नुकसान का आकलन किया गया है, इतना नुकसान हो चुका है, लेकिन ज्यादा कुछ अभी उन्होंने प्राप्त नहीं किया। ऊपर से हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद करने से कहीं ना कहीं उन एक जो अमेरिकी दादागिरी दिखती थी कि हम सारे रास्ते को फ्री करा देंगे, हम उसको स्टॉर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता दिखा नहीं। सारी दुनिया में $100 के ऊपर क्रूड ऑयल चला गया है, तो आर्थिक रूप से त्राहिमाम मच रहा है। पश्चिमी जो कह सकते हैं कि जो खाड़ी के देश हैं उसमें 14% उनकी GDP का नुकसान का आकलन अब तक हो चुका है। तो उनके साथ भी खड़े होने का जो दम भरते थे वहां भी नुकसान दिख रहा है। तो कह सकते हैं कि ये फ्रस्ट्रेशन में या बौखलाहट में आज का जो कदम उठाया गया है, क्योंकि अब अमेरिका को लग रहा है कि कुछ हो नहीं सकता, तो फिर हमको हार्मुज स्ट्रेट खोलना, और उधर ईरान भी अपने जिद पे है, वो छोड़ नहीं रहा है, क्योंकि उसके पास अब खोने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। और इनरिच यूरेनियम अगर वो दे देता है इनको, तो फिर एक तरह से वो हार ही मान लेगा। द्वितीय विश्व युद्ध की चीजें हम यहाँ पे वही एक तरह से देख रहे हैं कि समझौते के टेबल पर ही हार जाना तो वो ईरान चाहता नहीं, क्योंकि उसका एक पूरा का पूरा जो नेतृत्व है प्रथम श्रेणी का पूरा खत्म हो चुका है, काफी कुछ खो चुका है। तो ये आत्मसम्मान भी खो देगा, तो एक तरह से हार ही मान जाना है। तो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रहा है, और कहीं ना कहीं अमेरिका अपनी एक वैश्विक जो नेता के रूप में उसकी एक छवि थी उसको चुनौती मिली है। महंगाई पूरे क्रूड ऑयल की जो पूरे वैश्विक रूप से बढ़ी है उसका दबाव अमेरिका पे भी। 2% वैश्विक जो विकास दर है, ग्रोथ रेट, 2% डाउन होने का आकलन हो चुका है। तो आप ये देखें कि अमेरिका का ड्रोन का आज अंदर जाना, तो कहीं ना कहीं एक जो 1.25 महीने से लगभग 40 दिनों से जो युद्ध विराम की स्थिति बनी हुई थी उसको एक स्ट्राइक करना हुआ। इन्होंने इसको ट्रिगर किया है, अगेन उसने दोबारा हमला किया। अमेरिका का जो MQ रीपर ड्रोन है, बाकी 2 लोग सैन्य फील्ड से बैठे हैं, वरिष्ठ लोग बैठे हैं, उनको पता हो दुनिया का सबसे एडवांस ड्रोन है, जो लगभग जिसका दाम 2,500 करोड़ रुपए है। तो इस तरह का नुकसान अगर झेल रहा है तो जाहिर सी बात है स्ट्राइक करेगा। तो ये युद्ध एक अलग दिशा में जाती दिख रही है, जिसमें कहीं ना कहीं ट्रंप का जो निर्णय है, बौखलाहट है, वो सब यहाँ दिख रहा है। हाल ही में उनके चीन दौरे के बाद भी वो देखे कुछ ज्यादा उनके पास मिला नहीं, चीन से भी उस तरह का आश्वासन मिल नहीं रहा है, तो फिर वो कहीं ना कहीं मोर्चे पे ही इसको सुलझाना चाह रहे हैं। इसी का ही परिणाम हम आज के हमले को देख सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, और क्योंकि देखिए तबाही अमेरिका भी देख रहा है, इजराइल भी देख रहा है, ईरान तो बिल्कुल वो मकसद ही यही था कि ईरान को पूरी तरह से तबाह करना। लेकिन इस आग की लपट बहुत सारी जगह जा रही है और पूरी दुनिया में तो जा ही रही है, क्योंकि फ्यूल का जो रेट जिस तरह से बढ़ता जा रहा है। मैं जनरल साहब का रुख करना चाहूंगा। सर, अब क्या लगता है आपको कि कुछ दिन वेट करना चाहिए? जैसे कर्नल हिमांशु सिंह ने कहा कि अभी इतनी जल्दी नहीं होगा, क्योंकि ईरान में बात सही है कि गैजेट से एकदम दूर हैं, कई चीजें अभी भी जो आ रही है वहां से कोई भी मैसेज आता है तो रिटर्न मैसेज सोशल मीडिया पे आ रहा है कि यहाँ उन्होंने ये मैसेज दिया है। तो ये अभी हमें कुछ और वेट करना होगा या फिर सब्र का बांध टूटता जा रहा है? क्योंकि जो घटनाक्रम आज हुई है जिसमें ड्रोन गिराया गया, उधर उनकी बोट को मार गिराया, तो इससे और तलखी बढ़ेगी सर, या फिर कहीं ना कहीं कोई चर्चा होकर के एक बार के लिए वापस से रूट पे लौटेंगे? देखिए योगेंद्र जी, एक तो पीस होता है, एक वॉर होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है नो वॉर नो पीस। ऐसा वाला एक इस तरह की हालात अभी वेस्ट कंट्रीज के वेस्ट एशिया कंट्रीज में अभी चल रही है। और
एक जैसा कि हिमानी ने बताया, सबसे बड़ा इश्यू आता है, इजराइल नहीं चाहता कि किसी तरह की शांति हो, बिकॉज इजराइल की एग्जिस्टेंस का सवाल है। और वो तभी जब वहां पे अगर जो अब्राहम ट्रीटी अगर लागू हो जाए, वो ट्रीटी बेसिकली क्या है, वो सारे मुस्लिम कंट्रीज का और इजराइल का एक दूसरे के प्रति डिप्लोमेटिक रिकग्निशन है और एक दूसरे को वो एक सॉवरेन कंट्री माने, ये एक ट्रीटी है जिसमें उन्होंने कल 2-3 पाकिस्तान तक को उन्होंने बोला कि इसके साथ आप हो जाइए, पर वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि जो 2 नेशन थ्योरी है, जब पैलेस्टीन का जब तक फैसला नहीं होगा गाजा के अंदर, और उनको अलग से इजराइल नहीं मानेगा कि ये पैलेस्टीन भी एक छोटी कंट्री है, उसको रिकग्निशन नहीं मिलेगा, तब तक ये मसला इजराइल का सॉल्व नहीं हो सकता। और इजराइल के प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी का ग्राफ काफी दिनों से गिर रहा है और उनके ऊपर करप्शन के भी चार्जेस हैं, और जो ही अगर गवर्नमेंट चेंज होगी तो वो उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी। ये अपोजिशन वो बहुत बड़ा डर है, उनको युद्ध से बड़ा डर है, बहुत बड़ा डर है। और सबसे बड़ा कारण ये है कि उन्होंने ही उनकी जो मोसाद है, जो उनके इंटेलिजेंस, उन लोगों ने उनको बताया है, अमेरिका को, ट्रंप को कन्विंस किया था कि ईरान के अंदर काफी कमजोरी आ गई है और ईरान की जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ इंटरनल रिवोल्ट है और बहुत ही जल्दी ये गवर्नमेंट गिर जाएगी और कोई दूसरी प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट जो पहले थी शाह के टाइम से गुमराह किया गया, एक तरह से गुमराह किया गया। तो उन्होंने बोला कि ये 5, 7, 10 दिन के अंदर ये हो जाएगा, पर वो नहीं हो पाया। और इसीलिए शुरू में आपको याद होगा कि अमेरिका ने कोशिश की थी कि जो उनके इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनको थोड़ी सी हथियार दें या उस तरह की सहायता दें, जैसे कि वो खुद ही वहां पे ईरान में ही एक इंटरनल रिवोल्यूशन शुरू हो जाए और वो गवर्नमेंट अपने आप ही गिर जाए अमेरिका के इसके बिना। अभी क्या हो गया है कि अमेरिकन ट्रूप्स तो ईरान में नहीं आए हैं, पर इजराइल के जो कुछ ग्राउंड फोर्सेस हैं वो सदर्न लेबनान में आगे चले गए हैं, क्योंकि सदर्न लेबनान को वो वहां पे हिजबुल्ला का कंट्रोल है और वो नॉर्दर्न इजराइल के पोर्शंस में वो आके उनकी मिसाइल्स फायर करते रहते हैं या उन पे हमला करते रहते हैं। अभी वो कुछ एक जगह पे उन्होंने कर दिया, तो लेबनान चाहता है कि अगर पीस होगा तो इजराइल फोर्सेस मस्ट फॉल बैक टू इजराइल टेरिटरी। वो हो नहीं रहा है, उन्होंने पोस्ट बना रखे हैं। वो तो ईरान ने कहा भी, जब सीज फायर के बाद की जो चर्चा रही उसमें कह भी दिया था कि अच्छा एक चीज और है। योगेंद्र जी, आज उन्होंने वार्निंग दी है उनको, कम से कम कई विलेजेस को 100 के करीब गांवों को उन्होंने वार्निंग दी है कि आप गांव खाली कर दीजिए। इजराइल ने वहां पे इनके हिजबुल्ला के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है और उनपे वो शायद हवाई हमला कर सकते हैं। तो ऐसी एक अगर वार्निंग आती है तो फिर वैसे ही लोगों का भागदौड़ शुरू हो जाती है और वहां की पब्लिक के अंदर टर्मोइल शुरू हो जाता है, अफरा-तफरी माहौल हो जाता है। जहां तक आज की वो स्ट्राइक का सवाल है, ये इतने लंबे सीज फायर में छुटपुट कभी घटनाएं हो गई तो वो सीज फायर को एकदम नहीं बंद कर सकता जब तक कि एक मेजर स्ट्राइक नहीं करेगा। अगर लड़ाई शुरू करेगा अमेरिका तो फिर मेजर स्ट्राइक होगी, उस दिन इम्पैक्ट होगा जैसे शुरू फिलहाल आपका ये कहना है कि दोनों ओर से जो बम्बार्डमेंट अभी हुआ है उससे कोई सीज फायर का ऐसे कोई बहुत ज्यादा कोई वायलेशन वाली बात नहीं है, क्योंकि हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि अभी सीज फायर स्टैंड कर रहा है। आपके पास में आना चाहूंगा मैम, तो फिलहाल कुछ वेट करना चाहिए, आपका ये कहना, समय थोड़ा कम है, मैं आप दोनों के पास में आना चाहूंगा। तो सीज फायर का उल्लंघन माने अभी इसको, या फिर एक एक्सटेंटल वो कहें इससे, तो इसको सीज फायर का उस तरह से नहीं देख सकते कि हाँ इससे इम्पैक्ट आएगा, हाँ लेकिन दोनों तरफ से एक प्रेशर बन सकता है इससे। नहीं, ये सिर्फ टोह ले रहे हैं, ये एक तरीके से जैसे हम कह रहे हैं ना कि फुलझड़ी चला के देख रहे हैं कि भाई शादी बारात निकलेगी तो उससे पहले इनका जो फुलझड़ियां हैं, अनार हैं, वो ठीक ठाक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ये बस उतनी कोशिश है। देखिए, जब आप हमला करते हैं किसी भी देश पे, उससे पहले गवर्नमेंट्स बहुत एक्टिव हो जाती है, एडवाइजरीज निकालती है कि जो भी लोग हैं वो जगह छोड़ दें, सुरक्षित जगह पे चले जाएं। फिर उससे पहले कई बार जहाज जो है वो टोह लेने के लिए उड़ान भरते हैं। उस तरह की कोई चीज अभी देखने को नहीं मिली है। देखिए, मैं बहुत क्लोजली वॉर्स को ऑब्जर्व करती हूँ, आपको पता है, तो उसमें बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको पहले अंदाजा दे देती हैं कि अब युद्ध शुरू होने वाला है। देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप टाइम बाई कर रहे हैं लगातार, और अमेरिका का जो पूरी अर्थव्यवस्था है, देखिए वो हथियार बेचने पे है,
अगर यहाँ शांति आ जाती है मिडिल ईस्ट में, तो उनका तो बिजनेस ठप पड़ जाएगा। वो बिजनेस वो नहीं चाहेंगे कि ठप पड़े। और इसमें क्योंकि चाइना भी बहुत बड़े प्लेयर के रूप में उभरा है, और चाइना ने बिना एक गोली चलाए पूरी चीज पे कंट्रोल रखा हुआ है। अमेरिका हॉर्मुज को खुलवाने के लिए बहरीन में अपनी 5th फ्लीट रखता था, उसका कुछ नहीं हुआ, सत्यानाश हो गया। आलुदैद में उनका बहुत बड़ा एयरबेस है, तो भी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस समय एवरीबडी इज जस्ट सेइंग कि हम अगर अगला जो वार चलते हैं उससे पहले चेस की जो बिसात बिछी हुई है उसमें हमारा अगला कदम क्या होगा, वो उतना कैलकुलेट कर रहे हैं कि 2.5 चाल चलनी है, आधी चलनी है, पूरी चलनी है, कितनी चलनी है। सो दिस इज जस्ट टेस्टिंग ऑफ वाटर्स कि पानी कितना गर्म है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि एक बानगी के रूप में, एक यूं कहूं कि एक बस सैंपल के रूप में देखा है कि क्या हलचल इससे मस्ती है, और केवल वहीं पे नहीं दुनिया में क्या मस्ती है। जी आपके पास में आना चाहूंगा मैं। ये अगर युद्ध अगर होता भी है वापस से, भगवान करे ना हो, कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि दूसरे देश भी इससे बहुत ज्यादा तबाही झेल रहे हैं, क्योंकि महंगाई जिस तरह से बढ़ती जा रही है। तो केवल ये अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच नहीं रहेगा, कोई दूसरा भी दखल आपको दिखाई देता है इसमें हो सकता है? बिल्कुल, ये दखल एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से शुरू भी हो गया है, जो कि हार्मोज बंद होने से आप देखें पूरा दुनिया प्रभावित हो चुका है। हम अपने देश में ही देखें कि कितनी महंगाई बढ़ गई है, गैस की किल्लत और तमाम सारी चीजें आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं अब दुनिया भी चाह रहा है कहीं कंक्लूजन पे ये वार जाके खत्म हो। ईरान अपने जिद पे है, उसका अलग नुकसान हुआ है। अमेरिका झुकने को तैयार नहीं है, वो अपने जिद पे है, क्योंकि उसकी अपनी जनता की दबाव है, उस पर इतना नुकसान हो चुका। तो एटलीस्ट इनरिच यूरेनियम में वो चाह रहा है हार्मोज खुल जाए। और ईरान के लिए हार्मोज अभी वही हो गया, सोना देने वाला मुर्गी, वो समझ रहा है। लेकिन इसका वैश्विक प्रभाव आर्थिक रूप से पड़ रहा है। इसलिए आप देख रहे हैं क्वाड की जो बैठक इंडिया के अंदर हुई है, उसमें भी सबसे बड़ी चिंता यही थी कि हार्मोज स्ट्रेट खुले और बाकी आर्थिक स्थितियां सामान्य हो। तो एक तरह से आज की जो घटना हुई है, हमको ऐसा लग रहा है कि एक तरह से इसको एक कंक्लूजन पे ले जाने की, इस जो वार को वहां पे ले जाके खड़ा करने की कोशिश के रूप में हम इसे देख रहे हैं। जी तो चलिए, मैं माफी चाहूंगा, बहुत ही अच्छे आप लोगों ने सुझाव दिए हैं और बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी है, क्योंकि दुनिया इस बात को लेकर के चिंतित है। जो युद्ध में लिप्त हैं वो लोग तो हैं ही परेशान, लेकिन विश्व भ्रातृ भी इससे काफी परेशान है। उनके सबके अपने हित है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट एक बहुत बड़ा कारण है। खैर, उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी कोई, क्योंकि अभी मुझे ध्यान है एक बयान जारी किया था दिल्ली के अंदर मार्को रूबियो ने कि जल्दी आपके सामने एक अच्छी खबर आने वाली है इस युद्ध को लेकर के। तो उम्मीद है कि देखिए क्या आता है, लेकिन सब कुछ चीजें ट्रंप पे डिपेंड करती हैं कि वो क्या रुख अपनाते हैं। और ये चर्चा ये भी है कि नेतन्याहू और ट्रंप के बीच भी काफी टेलीफोनिक जो बातचीत, तो इसमें गर्माहट दिखाई दी है। उन्होंने काफी एक दूसरे के लिए यूं कहूं कि थोड़ी कटुता भी दिखाई दी है, जिसे कर्नल हिमांशी ने एक क्लू दिया कि दोनों के बीच भी बहुत अभी गुड नहीं कह सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं नेतन्याहू इससे बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। ट्रम्प चाहते हैं कि मैं इससे पीछा छुड़ा करके निकलूं, क्योंकि उलझा दिया मोसाद ने और CIA ने इसमें वेरीफाई नहीं किया कि हाँ एक्चुअल पोजीशन क्या है, कि वहाँ गृह युद्ध जैसे स्थितियां हैं कि नहीं। तो सारी चीजें फेक एक स्ट्रक्चर बना करके और अमेरिका को इसमें घुसा दिया, जिसमें लग रहा था कि 2.5 दिन में हम वापस आ जाएंगे, रिजिम चेंज हो जाएगी और ये स्ट्राइक करके और काम खत्म कर देंगे, वहां के लोगों को वेपन्स देंगे, तो वहां से एक गृह युद्ध जैसी स्थिति बन जाएगी और अपना कब्जा होगा। लेकिन वो तमाम चीजें झूठी साबित हुई और बहुत कुछ हुआ नहीं। हाँ, तबाही जरूर इन्होंने फर्स्ट डे की स्ट्राइक में किया। उन्होंने 30 अपने कमांडर्स और जो एक हायर लेवल की रिजीम थी उसको खत्म किया है, लेकिन अभी भी उनके जोश को खत्म नहीं कर पाए। और जो सोच रहे थे कि वहां विद्रोह की स्थिति बनेगी, वहां ईरानी जो है वो एकजुट हो गए। इसका अंदाजा ना मोसाद को था ना CIA को था, तो वो इनके लिए एक उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। चलिए, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।